So let's start. Let's start with the next part. Oh, rhymes. We are supposed to start with post gender and performativity, which is Judith Butler. ठीक है, जब भी performativity वर्ड आए समझ लो कौन है, जूडिथ बटलर इट इज. ओके, परफॉर्मेटिविटी इज इक्वल टू जूडिथ बटलर. अभी क्या हुआ, लेट 1980s और 1990s डेट्स पे सारा का ध्यान अपना रखा करो. एसोसिएट करके याद होती हैं डेट्स. 1990s में अगर आप बॉर्न हुए हैं तो सोचो उस टाइम में क्या हुआ था. 1980s एंड 1990s feminist philosophers and theories began rethinking this view of gender. अब हम लास्ट में हमने सिमोन डी बिवॉर का कॉन्सेप्ट देखा था कि उन्होंने जेंडर के बारे में क्या कहा ना, उन्होंने सोशल कॉन्स्ट्रक्ट बताया उसको. उसके बाद 80s और 90s में जो फेमिनिस्ट राइटर्स आए, रियली ऐसे कैसे पॉसिबल है, मैं देखती हूँ आज. तो जो फेमिनिस्ट फिलोसफर्स आए उन्होंने दोबारा से ये चीज़ सोचनी शुरू की कि जेंडर का क्या है मतलब कॉन्सेप्ट. तो थर्ड वेव फेमिनिज्म आया 1990s में. उन्होंने कहा मेन एंड वुमेन आर सोशल कैटेगरीज, दोनों ही सोशल कैटेगरीज हैं दैट कैन ओनली बी डिफाइंड इन रिलेशन टू ईच अदर. एक दूसरे मेन और वुमेन को हम डिफाइन तभी कर सकते हैं जब हम एक दूसरे को उनको डिफाइन करेंगे. सो इन्फ्लुएंस्ड बाय ये डिकंस्ट्रक्टिव थॉट हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म है आप बोल लो ना कि दे मेक मीनिंग व्हेन दे आर इन रिलेशन विद ईच अदर. एंड आल्सो बाय डिकंस्ट्रक्टिव थॉट द राइटिंग्स ऑफ जूडिथ बटलर embody a post modern view of gender. तो ये इन्होंने जूडिथ बटलर लेके आई पोस्ट मॉडर्न व्यू जेंडर का. Butler argued that far from being a set of fixed and stable values and roles assigned imposed by society, gender was a performance or role enacted by individuals. Good morning. Long time no see, जिज्ञासा. तो जूडिथ बटलर ने क्या कहा, जैसे पोस्ट मॉडर्न या डीकंस्ट्रक्टिव नोशंस हमें बताते हैं कि कोई भी चीज़ फिक्स्ड या स्टेबल नहीं है, तो इन्होंने भी यही कहा कि जो जेंडर जो कैटेगरी है वो भी फिक्स्ड स्टेबल नहीं है. जो रोल्स मिले हैं सोसाइटी ने हमें, जो रोल्स दिए हैं वो भी फिक्स्ड नहीं है. हो सकता है एक वुमन एक टाइम पे नर्चरर हो घर में, बट ऑन द अदर हैंड शी गोज आउट एंड इज अ प्रोफेशनल, एंड एट द अदर टाइम शी इज अ डॉटर, at the other time she is a wife. So she has different roles to play and she is continuously performing those roles. तो ये सब performance है ये कहती हैं. This performance of gender is of course social in the sense it is enacted, validated and accepted by the society. Social है of course sense में, और validate भी वही करते हैं society. But what is important is that the role is also open to negotiation and alteration. Change हो सकते हैं, conflict, contest. By arguing that gender is a performance, the theorists were able to suggest that gender is not a fixed category. तो अभी तक हमने सिर्फ यही पढ़ा कि जेंडर जो है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है. लेकिन अभी जब पोस्ट मॉडर्न व्यूज आए फेमिनिज्म में, तो उन्होंने कहा कि फिक्स्ड कैटेगरी है ही नहीं. उसका मीनिंग कि एक जेंडर, एक वुमन अगर मैं बात कर रही हूँ तो उसका मीनिंग कि उस टाइम पे वो कौन सा रोल प्ले कर रही है वो डिपेंड करता है वो कहाँ पे है, कौन से टाइम में है, कौन से कल्चरल फ्रेमवर्क में है. सो इन अदर वर्ड्स, जेंडर इज अ कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस हुज मीनिंग कैन नेवर बी फिक्स्ड फॉर ऑल टाइम और एज यूनिवर्सल, कि हम फिक्स कर ही नहीं सकते हैं जेंडर की मीनिंग को. सो दिस परफॉर्मेंस इज द रिपीटेड साइटेशन or iteration of the role in particular contexts. With each citation, the signifier or the role acquires a meaning. कि अभी आप घर पे हो, अभी आप एक मदर हो, तो अभी वो आपका एक रोल है, वो सिग्निफायर है. मीनिंग डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पे, जहां पे वो एक जो साइटेशन है वो अगर कर रही है. सो जेंडर एंड इट्स मीनिंग इज कंस्ट्रक्टेड हाउ, थ्रू रिपीटेड परफॉर्मेंसेस. कि I have been behaving as a woman, I have been behaving as a man.
As Judith Butler put it, identity is performatively constituted by the very expressions that are said to be its results. Identity क्या है? Performatively constituted. मेरी क्या आइडेंटिटी है? मेरी आइडेंटिटी मेरे कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती है. Performatively constituted है by the very expressions that are said to be its results. So these expressions are discourses and representations. Bodies functioning or behaving in a particular ways send out a message. This is the way a particular body behaves, and therefore it is a woman's body. You understand? कि अभी एक तरह से ये बिहेव कर रही है, कि अभी वो नर्चर कर रही है एक चाइल्ड को, उसका टेक केयर कर रही है, शी इज वेरी केयरिंग, तो वो जो बॉडी है वो इस तरह से बिहेव करेगी, एक केयरिंग मदर की तरह बिहेव करेगी. Therefore, it is a woman's body. तभी वो मीनिंग जनरेट होता है. Clothing, mannerisms, speech and language are all signs that bodies use to declare their gender to the world. और ये सारी चीजें यूज करके हम अपना जेंडर सामने वाले को समझाते हैं, परफॉर्म करके. To put it differently, men and women use language and clothing as signs of their being men and women. That's right? हम गर्ल्स की तरह ड्रेस होंगे, एक बॉय की तरह ड्रेसअप होगा. हम लोग मैं करती हूँ, मैं खाती हूँ ऐसे बोलते हैं. अगर हिंदी की बात करें, मैं लिटरल लैंग्वेज की बात करूँ, खाता है, खाता हूँ, ऐसे बात करता है. तो हम अपना लिटरली लैंग्वेज और क्लोथिंग यूज करते हैं एज अ साइन ऑफ बीइंग अ मैन और अ वुमन. ये भी परफॉर्मेंस है, जहाँ पे वेयरिंग अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्लोथिंग या साड़ीज हैं या कुछ और है, सूट्स हैं, इज द यूज ऑफ अ लैंग्वेज टू डिक्लेयर वंस जेंडर. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर इज दैट दिस लैंग्वेज must be something society and the culture recognize as belonging to or characteristic of a woman. तो ये what is important here is कि ये जो language है ये ऐसी होनी चाहिए जो सोसाइटी और उसका कल्चर रिकग्नाइज भी करे. आप कुछ और ही उल्टा सीधा बोलने लगो तो आप कैसे बताओगे कि आप एक मैन हो या वुमन हो या ट्रांसजेंडर हो. ट्रांसजेंडर की यहाँ कहीं कोई बात नहीं है. सो दैट इज क्लोथिंग और स्पीच. तभी तो हम फिर LGBTQ+ में जाते हैं कि आपने ये सारी बातें कह दी, आपने ट्रांसजेंडर को इंक्लूड तक नहीं किया. So men and women must fit in with what is accepted and recognized as men's style or women's manners. So in this, gender is like the meanings of signs. For a sign to retain meaning, it must be repeated in different contexts and be recognized. जैसे हम कहते हैं कि मेरा नाम एनी क्यों है, रिपीटेड यूज की वजह से है. वैसे ही ये जो जेंडर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बिहेवियर और मैनरिज्म्स हैं, इनको भी रिपीट होना पड़ता है टू बी रिकॉग्नाइज्ड लाइक दैट. A sign like cat will mean the same when it is used and understood despite variations in the context, right? A woman becomes a woman or possesses a woman's identity because she plays the role of a woman repeatedly. तो क्या है पोस्ट मॉडर्न थ्योरीज जेंडर की कि जेंडर फिक्स्ड नहीं है, स्टेबल कैटेगरी नहीं है. टेक्स्ट की तरह ही वो भी एक परफॉर्मेंस है, playing out of roles that has to be repeated and validated within specific social and cultural contexts, but which is also open to contest and negotiations. So gender is, in other words, the repeated citation of a sign, the repeated enactment of a language. यही रीजन है क्रॉस ड्रेसिंग या ट्रांसवेस्टाइट्स क्या होते हैं, हमने शेक्सपियर करते टाइम बात की थी. क्रॉस ड्रेसिंग, ठीक है, becomes a mode of confusion. तभी तो a girl dressed like a boy creates confusion because it does not conform to standard practices of men's or women's clothing. Post-structuralism has argued that a text is a system of signs. This text is open-ended because it is never finalizable in terms of its meaning. So the signs must be repeated endlessly and meaning emerges in the context of the reading at that point. So same baat hai, नीचे आ जाओ. Unless there is a reading, there is no text. So gender, therefore, like a text, क्यों है?
क्योंकि उसको हम परफॉर्म कर सकते हैं. परफॉर्मेंस इज कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक. इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है. इट हैज टू बी रिपीटेड इन ऑर्डर टू बी रिकॉग्नाइज्ड. रिपीट करना पड़ेगा वही रोल्स को, उसी मैनरिज्म को. इट हैज नो स्टेबल मीनिंग बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड एंडलेसली. क्लियर एवरीवन? तो यही है पोस्ट मॉडर्न या पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट व्यू जेंडर का. बिकॉज इट रिफ्यूजेस द फिक्सिटी ऑफ कैटेगरीज. इंस्टेड इट सीज जेंडर एज प्रोविजनल, shifting, contingent, and performed. So, meaning of being female or male in this view is dependent upon a local citation of science. Same. Okay. Postmodern view of gender are also, please note, anti-essentialist. तो जो critics हैं जैसे कि Butler do not believe that there is or can be an essential woman or man because woman and man are meanings that emerge in performances. कोई कि ये है एक डेफिनेशन एक आदमी की और ये है एक डेफिनेशन औरत की, ऐसा नहीं हो सकता. एक इसेंशियल वुमन या इसेंशियल मैन नहीं हो सकता. क्यों? क्योंकि मीनिंग इमर्ज होता है जैसे जैसे वो परफॉर्म करती है डिफरेंट रोल्स relative to each other. What it means to be a woman is different if the performance is in tribal India or a BPO office in Gurgaon, right? Being a woman is also different. जैसे अभी मैं ट्रांसजेंडर की बात कर रही हूँ. अगर मैं बड़ी जगहों पे चली जाऊं तो वहां पे तो आपको वॉशरूम्स तक मिलेंगे जहां पे मेन, वुमेन, ट्रांसजेंडर. लेकिन वहीं पे अगर मैं एक गांव की बात करूं, किसी ट्राइबल एरिया की बात करूं, तो वहां पे अभी तक लोग ट्रांसजेंडर बोलने में भी शर्म करते हैं. और हिंदी में तो और आपको पता ही है. सो इट्स वेरी डिफरेंट. देयर इज नो इसेंशियल वुमन. द पोस्टमॉडर्न थ्योरीज ऑफ जेंडर ऑल्सो रिजेक्ट नोशंस ऑफ ऑथेंटिसिटी. क्या है ऑथेंटिक? कुछ भी नहीं है. यूनिवर्सल. So with postmodernism's characteristic fear of totalizing explanations, postmodern feminists believe that gender and its meaning depend on location. It cannot be universal. हो ही नहीं सकता universal तो, क्योंकि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. क्या है मतलब ऑथेंटिक वुमन का? क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है. यहाँ पे सारा पोस्ट मॉडर्न की थ्योरीज आपको लगानी पड़ेंगी. It cannot be fixed because it demands and depends on repeated performances and in relation to one another. One cannot step outside the performance as male to be objective. ठीक है. तो ये था पोस्ट मॉडर्न व्यू. नेक्स्ट आता है मटीरियलिस्ट व्यू. अब मटीरियलिस्ट व्यू वाले क्लास को लेके आ जाएंगे, राइट? क्लास के फैक्टर को लेके आएंगे. So one of the problems with postmodern views, such as Butler's, is that they emphasize discourses rather than material conditions. They have only talked about, I mean, it's all in theory, it's all discourse. कोई material condition की बात नहीं कर रहा है woman की, the representational over the lived. Since the 1990s, materialist feminist critics have turned away from the postmodern, flexible, shifting, discursive view of gender by focusing on the social conditions, the economy, and the politics. तो 1990s से जो materialist, जो class या आपका material conditions की बात करते हैं जो feminist critics, उन्होंने ये हटा दिया. उसकी बात नहीं की कि फ्लेक्सिबल है पोस्ट, ये हमारा जेंडर शिफ्टिंग डिस्कर्सिव व्यू ऑफ जेंडर को हटाया और उन्होंने सोशल कंडीशंस की, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करना शुरू किया. तो मटीरियलिस्ट फेमिनिज्म एड्स वन मोर कैटेगरी इन इट्स स्टडी ऑफ जेंडर, ऑप्रेशन एंड इनइक्वालिटी, एंड दैट ऑफ क्लास. The addition of class as an analytical category helps feminists to see how the material conditions of work and wage alter gender power and relations. तो इन्होंने क्या बोला कि अगर हम क्लास की कैटेगरी को डाल देते हैं और तब जाके हम समझने की कोशिश करते हैं तो हमें दिखेगा कि कैसे ये सारी चीजें पावर और रिलेशंस को बदल देती हैं. The Marxist socialist influence in the feminist theorizing here and materialist feminism is often known, therefore, as socialist feminism. Okay? Please note the work, women, class, and the feminist imagination.
Hmm. Please note the names also. सोशलिस्ट फेमिनिस्ट एंथोलॉजी है, किसने एडिट की है? कैरन वी हैंसन और इलेन जे फिलिप्सन। और इस बुक में किस किस के वर्क्स हैं? हेडी हार्टमन, जिला आइंस्टाइन, जूडिथ मिशेल, गेल रूबिन, focusing on issues like sexual politics and economic dependence. तो in their introduction, the representative anthology of materialist feminism, the editors Karen Hansen and Eileen Philipson argued that women's oppression can be attributed to both patriarchy and capitalism. It's very true, actually. Think about all the major professions women choose. And one of the major professions that women choose is being a teacher, right? आप ये सोचो एक बार कि अगर ये स्फीयर भी मेन के पास होता तो क्या टीचर्स, मेल टीचर्स 10,000 रुपए महीने पे काम कर रहे होते? टीचिंग इज अ प्रोफेशन विच इज, ऐसा कहते हैं, इक्विवेलेंट टू बीइंग अ डॉक्टर. डॉक्टर इज सेविंग द लाइव्स, अ टीचर इज मेकिंग इट. Look at the difference of the pay that a doctor gets and a teacher gets. Look at the respect these days that a teacher gets. It's horrible. You go, you ask for a job, they won't pay you more than 10,000 rupees a month. So, yes, it's not just. और ये जो capitalism वाला आया है, ये भी patriarchy की वजह से आया है. It implies that gender inequalities are also determined by class affiliations in a male-dominated social structure. The materialist views of gender focuses on issues of social structure and political economy as informed by capitalism and patriarchy and the kinds of gender roles these demand. So the materialist feminists look for the link between gender roles and issues of household economy, labor, wages. For example, a materialist criticism of gender, टीचर छोड़ दो, अब आप लेबर की अगर हम बात करें, the labor class, a male member, a man who is doing some labor work is getting more wages than a woman. और आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसी बहुत सारी, अगर आप स्टडी करो, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लेबर क्लास ज़्यादा वुमेन है, ठीक है? एंड शो यू. See, Mizoram often reports the highest female labor force participation, with women constituting over 50% of the workforce, particularly driven by tribal and matrilineal traditions. वहाँ पे ट्रेडिशन बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है? उधर बहुत सारी जगहों पे मेट्रियार्की है, शादी के रूल्स बहुत डिफरेंट होते हैं. दे हैव टू हैव अ लव मैरिज and they don't stay at their parents' house. They get a new house. Different, very different. But not just that, और भी बहुत सारी जगहें हैं. तमिलनाडु है, केरला है, रूरल पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, इवन हिमाचल प्रदेश एक्चुअली. बहुत सारी जगहें हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे उन्हीं जगहों पे भी और बाकी जगहों पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क पीपल आर डूइंग, फिर भी द मैन इज गेटिंग मोर वेज देन अ वुमन. पता नहीं क्या क्या बोल के कि ये तो कम उठाएगी, ये कितना ही उठाएगी, जबकि आप कंपेयर करोगे तो इक्वल हो सकता है, ज्यादा भी हो. तो मटेरियलिस्ट जो क्रिटिसिज्म है जेंडर का, ये यही पूछता है, is the woman professor of English in a metropolitan university performing the same kind of gender role at a faculty meeting as the tribal woman seeking the right to health in rural India? Sorry.
So, can we speak of a common denominator of gender based suffering when class matters? Financial power and social prestige overlay gender roles in these contexts. Arguably, the woman professor of English with a 5-digit salary and enormous social prestige has managed to overcome at least some of the disadvantages of her gender, whereas the tribal woman is triply disadvantaged by virtue of being poor, tribal, and a woman. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम वुमन की कैटेगरी को इसेंशियल नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बिकॉज मेट्रो सिटी में वही हो सकता है. यहाँ पे तो चलो इन्होंने एक वुमन प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश की बात की है और दूसरी तरफ एक ट्राइबल वुमन की बात की है जो हेल्थ की को के राइट्स मांग रही है. मैं कहती हूँ कि आप एक मेट्रो सिटी में एक टीचर और दूसरी जगह एक टाउन में एक टीचर की सैलरी को कंपेयर कर लो, वो भी डिफरेंट रहेंगी. अब आप कहोगे कि डिफरेंस होता है, मेट्रो सिटी ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इज हायर एंड दिस एंड दैट एंड दैट. टीचर इज अ टीचर, राइट? देयर आर डिसएडवांटेजेस ऑफ बोथ. अगर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग हायर है तो यहाँ पे बहुत डिफिकल्ट हो सकता है. कॉस्ट ऑफ ये आपका लिविंग इटसेल्फ कैन बी डिफिकल्ट. डू यू नो हिमाचल प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो टीचर्स हैं, मैक्सिमम स्कूल्स तक पहुंचने के लिए उनको पैदल चल के जाना पड़ता है 1-1 घंटा. गाड़ी नहीं जाती. एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट. माय मदर इन लॉ यूज्ड टू गो 1 hour, she used to walk uphill and then downhill. नहीं जाती गाड़ी. रूरल जगहों पे वो है. तो डोंट यू थिंक कि इनको पैसे ज्यादा मिलने चाहिए? कुछ तो ऐसे हैं जो प्रेग्नेंट हैं. आई हैव सीन प्रेग्नेंट वुमेन वॉकिंग 1 hour इवन इन द 8th month जा रही हैं. कुछ हो जाए, कोई वहां पे आएगा नहीं. इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, राइट? सो ट्रिपली डिसएडवांटेज जो ट्राइबल है, पुअर भी है, ट्राइबल भी है, तीसरी तरफ वुमन भी है, तो ट्रिपली डिसएडवांटेज्ड है. Materialist feminism adds class as an analytical category to its study of gender, arguing that women's oppression stems from a combination of patriarchy and capitalism. ठीक है? So these are arguments that clearly foreground the material conditions of gender roles. If capitalism depends on the exploitation of labor, अगर capitalism इस पे depend करता है, तो feminists argue we need to explore the role of women's labor also. The people in power in capitalism have historically been men. Capitalist, oh, naam suno aap, sare men. But what interests materialist feminism is not the realm of industrial labor alone. Their focus is on domestic labor, a form of labor performed almost entirely by women, but almost always unpaid, as we just discussed, and even unacknowledged. Unpaid to hai hi hai, unacknowledged bhi hai. Materialist feminists argue that domestic labor contributes to the household economy. कि घर पे अगर कोई काम कर रहा है तो क्या वो है नहीं कुछ. हमारे यहाँ तो है कि narratives are usually जॉब करने जाती हो तो क्या. अच्छा, हाँ, yes, everywhere. In places like this, posting is divided into 2 categories. Oh, is that so? यहाँ तो कोई चॉइस ही नहीं है ना. यहाँ तो वैसे ही स्कूल्स हैं मोस्टली. ऑफ कोर्स जो बीच टाउन्स में जो है ना स्कूल्स, जहाँ पे ऐसे वॉक करके आपको नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे इतने आपको जुगाड़ चलाने पड़ते हैं कि आपको अप्रोच लगानी पड़ती है कि मुझे, और जो एक बार वहाँ लग जाता है वो हिलते नहीं है, उनकी घूम फिर के वहीं पे पोस्टिंग हो जाती है. तो ये सब आपको पता है हाउ थिंग्स वर्क, राइट? एंड ये नैरेटिव तो हर जगह है ना. एवरीबडी, एवरी पढ़ा लिखा वुमन प्रिंसिपल, ये वो सब हम जाते थे. हम सारा घर का काम करके जाते थे. घर में हमने झाड़ू करना है, पोछा करना है, हमने खाना बनाना है, बच्चों को तैयार करना है. ये सब करने के बाद हम सुबह 8 बजे स्कूल होते थे. ये नैरेटिव कभी बंद नहीं हो सकता, है ना. दिस इज टू
दिस इज़ टू पुट द अदर पर्सन डाउन समहाउ, कि तुमसे काम ही नहीं हो रहा है, हम तो इतना करते थे। ये हमारी मदर्स, हमारी ग्रैंडमदर्स यही इसी तरह का नैरेटिव देती हैं। दिस शुड बी द ओनली फिलॉसफी। अ, हमारे ज़माने में ऐसा, हमारे ज़माने में वैसा, ये सब चलता रहता है। यू जस्ट हैव टू टेल देम दैट आपके ज़माने में अभी मोबाइल फ़ोन ये सब नहीं था, तो वो भी आप सरेंडर कर दीजिए प्लीज़, जो पूरे दिन आप कर रही हैं। So in other words, the work done by men in fields and factories is treated as productive labor. है ना? अभी हमने डिस्कस किया कि आदमी जो कर रहा है वो तो प्रोडक्टिव है, लेकिन जो घर में औरत काम कर रही है, वो इनविजिबल है। अरे ये सब क्या है? ये सब तो कितना ही टाइम लगता है, तुम तो फ्री तो होती हो पूरे दिन घर में। इस तरह की बातें एक होम मेकर को बोली जाती हैं। तो दिस और उसको पैसे भी नहीं मिलते। This distinction and division of labor, argue the feminists, is part of the gender wars within capitalism. So, the sexual division of labor replicates the unequal power relations of patriarchy and capitalism. Men and men's labor remains the keystone for capitalism, while the woman toils on. Right? Next is feminism and the literary canon. अभी canon की हम बात करते हैं। Canon क्या होता है? क्या होता है लिटरेरी कैनन? हाई क्वालिटी इन्फ्लुएंशियल लिटरेचर। जब मैं आपको कहूँगी कि मुझे बड़े-बड़े नाम दो लिटरेरी फिगर्स के, आप कहोगे शेक्सपियर, मिल्टन, मार्लो, सिडनी, डब्ल्यू.बी. येट्स, टी.एस. एलियट, टेनिसन, ब्राउनिंग। अरे एक तो औरत का नाम ले लो, जॉर्ज एलियट, जेन ऑस्टन और बस वर्जीनिया वुल्फ। कैनन। क्लासिक्स जिनको हम कहते हैं ना, ये क्लासिक टेक्स्ट्स हैं, वो है कैनन। तो इन्होंने यही चैलेंज किया कि भाई तुमने अपना कैनन बना लिया। हुँ, हाँ, बिल्कुल टॉप राइटर्स का ग्रुप। वुमेन राइटर्स कहाँ हैं? तो ये आर्ग्यू करते हैं फेमिनिस्ट कि आपने आने ही नहीं दिया, वुमेन राइटर्स को घुसने ही नहीं दिया मेन स्ट्रीम में। ये कह के कि तुम सिर्फ़ डोमेस्टिक या चिल्ड्रन या फूड के बारे में लिख सकती हो। यू हैव नथिंग मोर इंटेलेक्चुअल टू राइट अबाउट। तो इन्होंने कहा फेमिनिस्ट ने, तो इनको जाने दो, हम अपना कैनन अपने आप बनाएँगे। और एक क्वेश्चन है, मतलब एक बड़ा अच्छा एक बुक लिखा अ, आप लोग मुझे मुझे बताओ, जेन ऑस्टन से पहले आप कितनी वुमेन राइटर्स को जानते हो? एफ्रा बेन और कितनी पढ़ी हैं आपने वुमेन राइटर्स? इससे अच्छा तो हमारा जो एज था ना, कॉलोनियल टाइम्स से पहले वाला एज जो था हमारा इंडिया का, मैं कहती हूँ वो काफ़ी बेटर था इन टर्म्स। क्यों? क्योंकि आपको इंडिया में मिल जाएँगी बहुत सारी वुमेन राइटर्स। मीराबाई की हमने बात की थी उस दिन, और भी बहुत सारी ऐसी मीराबाई के साथ-साथ जो हमने 3-4 और नाम लिए थे। Perhaps the most significant contribution of feminist thought in cultural theory has been its critique of English literary canon. ठीक है? Marxist criticism argues that cultural practices and structures जितने भी हैं आर्ट्स, म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट, रिलिजन, फैमिली, एजुकेशन, ये सब मटेरियल कंडीशंस दिखाते हैं सोसाइटी की। Unequal economic and political relation between groups, individuals and genders are reflected in films and literature। दिख जाता है। पुरानी फ़िल्म्स कोई भी खोल के देखो, आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएँगी, क्योंकि आपको नज़र आएगा बड़ा-बड़ा, साफ-साफ, जो पहले नज़र नहीं आता था, लेकिन अभी दिखाई देगा आपको। अनइक्वल, कैसे इनइक्वालिटी फैलाई जा रही थी इन सब ये जो फ़िल्म का डिस्कोर्स था, मीडिया का डिस्कोर्स था, इन सब चीज़ों से। दिस मीन्स the unequal power relations between men and women might find expression in literary texts. The task of feminist criticism is to pay attention to how patriarchal structures operate within male authored texts. इसका टास्क क्या है? हमने ये देखना है कि किस तरह से जो पेट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स हैं, वो आदमी द्वारा लिखे गए टेक्स्ट्स में कैसे चालाकी के साथ इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, है ना? और उनको वर्च्यू और
कल्चर का नाम देके नेचुरलाइज कर दिया जाता है। इन एनिट Kolodny's terms, feminist literary criticism is marked by an attentiveness to the ways in which primarily male structures of power are inscribed or encoded within our literary inheritance. The consequences of the encoding of that encoding for women as characters, as readers and writers. मैं कहती हूँ आप कोई भी पुरानी फिल्म उठाओ आज और देखो, ठीक है, कोई भी, और आपको दिख जाएगा कैसे एनकोडेड हैं, कैसे एनकोडेड हैं ये स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर उन सारी फिल्म्स में, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर विमेन राइटिंग शुरू किया। तो लिटरेरी टेक्स्ट्स ये कहते हैं constitute an important mechanism by which an unequal power relations in society are naturalized. जो ये अनइक्वालिटी है उसको नेचुरलाइज कर दिया जाता है by taking recourse to stereotypes of the virtuous woman, कि एक वर्चुअस वुमन ऐसी होनी चाहिए। ये लोग ये कह देंगे कि आदमी तो होता ही ऐसा है? जैसे कि बहुत सारे बेहुदा लोग रेप विक्टिम्स के लिए ऐसा कहते हैं कि तुमने ही कुछ किया होगा, छोटे कपड़े पहने होंगे, तुमने उसको सेड्यूस किया होगा, तुम्हारा तो काम ही ऐसा है। आदमी का क्या है, वो तो ऐसा ही है, वो तो कंट्रोल नहीं कर सकता ना, क्योंकि उसको तुमने रिझाया होगा, अपने जाल में फंसाया होगा एज अ विच, एंड दैट्स व्हाई दिस हैपेंड विद यू। So by taking recourse to stereotypes of the virtuous woman, a virtuous woman has to be like this, doesn't go out of the house, stay in when the lights are out, and behaves in a particular way, wears a particular kind of clothing, and etc., etc. The seductress and the sacrificing mother. Literary texts ensure that these roles become acceptable and even desirable for the girl children to acquire when they grow up. कि मुझे भी ऐसा बनना है, तभी तो मैं ऐसी एक वर्चुअस वुमन बन पाऊंगी लाइफ में। Literary cultures therefore play an important role in the socialization of girls and the naturalization of the power structures because women consent to accept these roles. और मैं सच कह रही हूँ, ये जो ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने ठीक है एक एम्बिवलेंस है कि उन्होंने कुछ काम अच्छा किया, बट बहुत सारी चीजें हिस्टोरिकली लिखी नहीं गई हैं, वो लेके आए अपने साथ। एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट देम, जो मेरा एक सीरीज चल रहा है, अभी मैं ब्रिटिशर्स पे पहुंची नहीं हूँ। The time I reach, I'll tell you what are the different things that they brought with them, and that became a problem for Indian women, more problematic. You all know how Victorian age was, right? Especially women के लिए उधर इंग्लैंड में, women in the Victorian age were objects. उनकी क्लासेस लगती थी, ऐसे वॉक करना है, ऐसे बॉल में जाना है, ऐसा तुम्हारा फिगर होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। कॉर्सेट्स पहनती थी। Literature, in other words, is ideological. The literary canon has invariably been constituted of male writers, जो हमने डिस्कस किया। The canons bestow prestige and visibility to the authors. The authors in the canon are studied, circulated, discussed. Since literature, as noted in the preceding paragraph, serves an important ideological function. जो लिटरेचर है वहीं से, अभी फिल्म्स हैं वहीं से आइडियोलॉजी फैलती है ना। अगर फिल्म्स में कितनी सारी फिल्म्स अभी आई हैं न्यू, जो लेस्बियंस गेज की बात करती है ना, ट्रांसजेंडर्स को उन्होंने दिखाया है, शुरू किया है। अगर वो फिल्म्स नहीं आती हैं, आप सोचो, तो हम सब लोग उनको और कम जानते शायद। हम सब लोग, अगर हम में से कोई है, कोई ट्रांसजेंडर है या कोई लेस्बियन है या कोई गे है, तो शायद हमें भी वैलिडिटी ना मिलती, या हमारी जो पेरेंट्स की जनरेशन है वो समझ ही नहीं पा रहे, अभी भी नहीं समझ पा रहे, अभी तो बहुत कम, क्योंकि आइडियोलॉजी अभी फैलना शुरू हुई है ना, तो अभी भी वो समझ नहीं पा रहे। तो ये सारी चीजें, आइडियोलॉजी कि कैसा है, कैसा होना चाहिए, ये सब फैलता है। One of the modes is literature, films, media. Ideological function, it is significant that the male authors are taken as the commentators on the woman's condition, right? There is a need for a canon of women's writing for precisely this reason.
A woman's text will suggest an alternative picture of the conditions, desires, psychology of the woman. औरत के बारे में हमेशा एक आदमी ने लिखा है, उसको क्या चाहिए, वो कैसी है, उसको कैसा होना चाहिए, ये सब आदमी ने लिखा। वुमन की डिज़ायर के बारे में किसी ने कभी कुछ लिखा ही नहीं। हमेशा आदमी सैटिस्फाइड होना चाहिए इन द सेक्सुअल environment, sexual condition. But nobody spoke about a woman's desire. How will they speak when they don't know? तो एक वुमन जब एक टेक्स्ट लिखेगी अपने बारे में, तब एक ऑल्टरनेटिव पिक्चर पेंट होगी of the conditions, of the desire, of the psychology of the woman. So the woman's experience is not articulated by women authors. If it is, these texts are often dismissed. अगर वुमन लिखना शुरू करती थी तो उन टेक्स्ट्स को डिसमिस कर दिया जाता था कि इसमें कोई लिटरेरी वैल्यू नहीं है, तुम पब्लिश होते ही नहीं थे women writers. So the feminist project has been to reclaim a woman's tradition by writing where alternative world views and values are depicted. Different aesthetics are deployed, where the woman's experience is not reduced to the way men think it should be, and in some cases, offering new possibilities for society itself. So, Dale Spender, mother of the novel, 100 good writers before Jane Austen. 100? आप कितनी काउंट करा सकते हो? तो हमें लगता है थी नहीं यार, लिखती नहीं थी क्या? ऐसा नहीं है, थी। 100 good writers before Jane Austen इन्होंने वर्क लिखा है. And she's sketched out an alternative canon. उनको कभी forefront पे आने ही नहीं दिया. So Spender was reacting to male critics like F.R. Lewis, जिनको लगा कि only George Eliot and Jane Austen as women authors are worth reading. So Spender ने लिखा, for the more women novelists I found, and the more women's novels I read, the more I was convinced of the desirability and the necessity of reclaiming this lost tradition and of challenging the received wisdom of the literary establishment. That, for women novelists, it all started with Jane Austen. ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था, बस सामने नहीं आया. एलेन शोवाल्टर ने एक वर्क लिखा, अ लिटरेचर ऑफ देयर ओन, 77 में, demonstrate किया how the 19th century England ensured a secondary position for the women authors. हमेशा. Even though women authors had been publishing since the 1750s. The woman writer, Showalter shows, was caught in a double bind. Please note. In the first place, she was limited to certain themes. है ना, पहले तो उसके पास themes थी नहीं ज़्यादा लिखने के लिए. क्यों? Male critical opinion के हिसाब से she was limited to certain themes in her writing. Domestic, children, food, fashion. ठीक है. These themes included domestic problems, children, clothing, fashions, and food. What this meant in literary practice was that these were the only themes a woman writer could use. अभी ये ideology थी कि woman writer लिख रही है तो इनके बारे में लिखेगी, और क्या लिखेगी, क्योंकि और तो उसको कुछ आता नहीं है. If she were to be even published and read. Yet the same male establishment, अभी एक तरफ तो मेल राइटर्स ने उनको ये दे दिया कि तुम लिखो, इन सब चीजों के बारे में लिखो, लेकिन दूसरी तरफ जब ये विमेन राइटर्स इन चीजों के बारे में लिखती थी तो उनको अटैक कर दिया जाता था. लिमिटेड है, तुम सिर्फ घर, फैशन, फूड के बारे में लिख रही हो, राइट? So yet the same male establishment attacked the women novelists' work as inconsequential or limited because she wrote only of home, fashion, and food. So feminist criticism seeks to unravel the politics behind this establishment. कि तुमने तो फंसा दिया ना, catch-22 situation, ना इधर के ना उधर के. Can there be, feminist critics ask, different standards of judging women authors? हमें नहीं चाहिए मेल वाले authors. गाइनो क्रिटिसिज्म यहां से आता है कि विमेन क्रिटिक्स, गाइनो क्रिटिसिज्म, विमेन के द्वारा लिखा गया वर्क को विमेन क्रिटिक्स जज करें. Feminist critics have argued that women authors have been excluded from the literary canon, a canon that circulates stereotypes of women that then naturalize their gender roles.
Showalter argued that a canon of women authors does exist. She classifies the authors into three main types. Important, बहुत बार एग्जाम में आया है. Corresponding to the three main stages in the development of women's writing itself. So Showalter argued that a canon of women authors does exist. She classifies the authors into three main types. पहला है feminine phase. इन्होंने कहा कि इस तरह से डेवलपमेंट हुआ विमेन राइटिंग का. सबसे पहले आया फेज फेमिनिन फेज, जिसमें विमेन राइटर्स मोस्टली मेल राइटर्स को इमिटेट कर रही थी. सो दिस मेंट फर्दर एन अडॉप्शन ऑफ द पेट्रियार्कल. इस बार एग्जाम में आया था एज इट इज फेमिनिन फेज. यस, वही मैं कह रही हूँ, बहुत बार आया हुआ, इस बार भी आया हुआ था. So this meant further an adoption of the patriarchal aesthetic, social values, and even masculine names. जैसे George Eliot is the best example. Male names ले लिए, patriarchal aesthetic, social values को adopt किया और उनको imitate किया. Some even advertise their marital status. पता है आपको? Mrs. Gaskell, Mrs. Oliphant, ताकि ये आपने names अगर राउटलेज पूरी कर ली है तो उसमें आपने देखे होंगे. क्यों लिए? हम वर्चुअस हैं, मैरिड वुमेन है, गुड वुमेन. These authors explore the daily lives of women within the family and community, but often try to reveal the inner woman to the world. कोशिश किया कि थोड़ा थोड़ा वुमन, इनर वुमन जो है हमारे अंदर वो बाहर आए. दूसरा फेज आया फेमिनिस्ट फेज. ठीक, ये शुरू हुआ 1880s से 90s तक गया एंड एक्सटेंड्स टू अराउंड 1920s. ये आया प्रोटेस्ट फेज. ठीक है, जहां पे विमेन ऑथर्स ने रिबेल किया अगेंस्ट प्रेवलेंट पेट्रियार्कल एटीट्यूड्स. थोड़ा उनके अंदर जोश जागा. एंड दीज ऑथर्स बिगैन टू एक्सप्लोर द वुमेन्स पोजिशन इन टर्म्स ऑफ वर्क, क्लास एंड द फैमिली. दिस फेज इज मार्क्ड बाय द डिमांड फॉर ऑटोनॉमी ऑन द पार्ट ऑफ द वुमेन. कि हमें चाहिए ऑटोनॉमी. फिर उनको समझ में आ गया कि हमें मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, हम भी तो इक्वल है उनकी तरह सोसाइटी में, हमें कोई चीज मांगने की क्या जरूरत है, और वो होते कौन है देने वाले. तब आया तीसरा फेज, द फीमेल फेज. राइटिंग्स फ्रॉम द लैटर हाफ ऑफ द 20th century. इट इज मार्क्ड बाय द वुमन राइटर्स सर्च फॉर हर ओन वॉइस. मुझे जरूरत नहीं है, I have to search for my own voice and my identity, as opposed to the identity that I have been given by patriarchs. So this writing often perceived sexuality as the possible source of creativity. It did not shy away from explicating the woman's sexual desires body. हमें कोई छुपाने की जरूरत नहीं है. sexual desires सबको होती हैं, women को भी हैं. हमारी body है, हमारा unconscious, सब कुछ, उनको छुपाने की जरूरत नहीं थी. Quite the contrary. Please note the two names, Sandra Gilbert and Susan Goober. They read several women authors. Reread किया उन्होंने to see how they had responded to patriarchy. और अभी उनका cult work, The Mad Woman in the Attic, please note, again बहुत बार एग्जाम में आया है. 1979 गिलबर्ट और गुबर ने आर्ग्यू किया that all women's texts are palimpsests. Please note the term. क्या है पैलिम्पसेट्स? क्या होते हैं? एक जिसमें सरफेस लेवल का मीनिंग होगा, दूसरा उसमें हिडन कुछ आपको मिलेगा. तो इन्होंने कहा कि सारे विमेन टेक्स्ट्स में एक सरफेस मीनिंग है, लेकिन अगर आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ोगे तो आपको कुछ कमाल का मिलेगा. द सीक्रेट सब टेक्स्ट्स ऑफ डिजायर, पॉलिटिक्स एंड मीनिंग. While their surface meanings might be those that were acceptable during the times that they were writing. कि मेल ऑथर पढ़े तो उसको लगेगा हाँ ठीक है सरफेस पे, लेकिन only a woman can reveal the palimpsests in the text. An example of such a palimpsest would be Gilbert and Goober's reading of the Mad Woman theme. अब सबने वो पढ़ लिया और किसी ने भी, रोचेस्टर नाम था ना उसका, रोचेस्टर को एक बेचारा सा समझ के किया, हाँ बेचारे के साथ गलत हो गया या कुछ भी इस तरह से आई थिंक व्यू किया होगा उस टाइम पे जब पढ़ा होगा उस वर्क को, कि इसकी क्या गलती थी, हमने भी ऐसे ही पढ़ा. तो गिलबर्ट गुबर ने क्या किया, पैलिम्पसेट्स को रिवील किया उस वर्क में,
और कहा कि ये देखो ऐसे भी हो सकता है। Women authors, they argue, had to negotiate with the male fantasies of the female, which were either of the two stereotypes. या तो submissive female होगी as angel या फिर dangerous female होगी as monster. ठीक है? और ये fantasies को हमें पूरा करना पड़ता था women को, male की, ताकि उनको पढ़ के अच्छा लगे। उनकी भी तो egos को satisfy करना होता था। So these fantasies served as literary models for women authors. Gilbert Cooper argued that the mad woman in the attic, जो उसकी वाइफ थी, it is the most in most fiction by the woman author represented her double, उसी का double, the schizophrenia of authorship and the anxiety or rage of creation. Beneath the surface of the conformist woman's text, Gilbert and Cooper detect a more authentic woman's story. They were proposing that women's writing was subversive even when it appeared to be conformist. But in order to discover this strand within literary writing, we need a new critical approach itself. ये समझेगा कौन कि वुमेन ऑथर करने की कोशिश क्या कर रही है? कैसे उसने अपना ही एक डबल एक दूसरी कैरेक्टर में डाला हुआ है, या उसका स्किज़ोफ्रेनिया ऑफ ऑथरशिप या एंग्जायटी रेज ऑफ क्रिएशन, ये सब देखेगा कैसे हम? So we'll see that with gynocriticism in the next class. ठीक है? And please see what they did. Bertha Mason is not merely a gothic villain, but Jane Eyre's truest and darkest double. बर्था मेसन कौन थी? द मैड वुमन इन द एटिक, उसकी वाइफ रोचेस्टर की, जो पागल हो गई थी, तो वो एटिक में उसको रखा हुआ था। अब हम जब नॉर्मल सरफेस लेवल की रीडिंग करते तो हम देखते हैं कि रोचेस्टर ने उसको कहीं भेज नहीं दिया, है ना? ही वाज अ नाइस मैन, उसने अपने घर में रखा उसको, उसकी केयर की, उसके लिए केयर के लिए कोई रखा, तो वी लुक एट रोचेस्टर एज अ वेरी नाइस मैन, representing the repressed rage and rebellion of 19th century women against patriarchal confinement. Bertha acts out of passion that Jane must repress. Bertha embodies the rebellious, intemperate, and unchaste side of Jane that cannot exist within polite society. Bertha represents the intense anger resulting from women being locked in. अब ये समझ तभी आएगा अगर कहानी पता है, ठीक है? नहीं आ रहा है अभी, जब कहानी पढ़ोगे तो दोबारा गिलबर्ट और गुबर का क्रिटिसिज्म पढ़ना. As a monster character, Bertha serves as a mechanism for the female writer to express rage, acting out action Jane cannot. Destroying the wedding. क्या करती है? वो पूरा आग लगा देती है बर्था मेसन. Bertha is a victim of male-dominated system that confines her while she fails to behave as an angel. All right? That's it for today. I'll see you on Monday now, and I'll share what you have to do today and also on the weekend. Have a good day and enjoy reading.